नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी है। काली साड़ी पहने एक महिला के सामने ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ था। अपने हाथ में खोपड़ी को लिए हुए कुछ मंत्रों को बुदबुदा रही थी। कुछ देर बाद अपने बालों को खोल के अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगती है। घर में लगे हुए सभी बल्ब कभी जल रहे थे, कभी बुझ रहे थे। तभी अंधेरे में आंख मिचौली करती हुई एक परछाई दीवार से टकराई। वो महिला बोलती है, तो तुम यहाँ आ ही गए। मैंने तुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर वो परछाई जवाब देती है, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं यहाँ नहीं आता। मगर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, आइंदा अगर मुझे परेशान करने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर वो महिला कहती है, तुझे कौन परेशान करना चाहता है? तुझे तो कैद मिलेगी ताकि तू किसी और को परेशान न कर सके। इतना कहते हुए वो महिला तेजी से मंत्रोच्चारण शुरू कर देती है, मगर वो परछाई जिस पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो जोर जोर से हंसती और बोलती है, तू मुझे कैद नहीं कर सकती। कहते हुए वहां से गायब हो जाती है। महिला के सामने रखा हुआ नरमुंड और हवन की अग्नि भी बुझ चुकी थी। गुरु माँ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बोलती है, असंभव। इतने वर्षों की साधना में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं विफल हो गई। यह असंभव है। गुरु माँ जितनी परेशान थी, उससे ज्यादा दुखी उस घर के लोग थे, जो बड़ी ही शिद्दत से चाहते थे कि वो अपनी साधना में सफल हो जाए और उन्हें इस बला से छुटकारा मिल जाए। उज्जैन शहर के बाबा महाकाल की नगरी, वहां पे मौजूद शमशान को भी जागृत शमशान माना जाता है। कहा जाता है, जिसे काशी में मोक्ष प्राप्त होता है, उसे महाकाल की नगरी में भी मोक्ष मिलता है। वहीं महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद एक परिवार मंदिर से बाहर निकल रहा था। घर की सबसे छोटी बच्ची को एक तांत्रिक ने अपने पास इशारे से बुलाया और वो बच्ची सम्मोहित सी होकर अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। और तांत्रिक बोलता है, बेटा तुझे खिलौना चाहिए ना? बच्ची बोलती है, हाँ मुझे चाहिए। तांत्रिक बोलता है, ये ले ले, मगर अपने घर वालों को इसके बारे में मत बताना। इतना कहते हुए उस तांत्रिक ने उस बच्ची के हाथ में गुड़िया पकड़ा दी। बच्ची ने चुपचाप इसे छुपा कर अपने बैग में रख लिया और अपनी माँ के पास आकर वैसे ही नॉर्मली खड़ी हो गई। मगर जैसे ही उसने तांत्रिक की तरफ मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई नहीं था। घर आकर उस बच्ची ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और उस गुड़िया के साथ खेलने लगी। देखते ही देखते गुड़िया में से एक परछाई बाहर निकली और उसने एक लड़के का रूप ले लिया। वो बच्ची घबरा जाती है और बोलती है, तुम कौन हो? मेरे कमरे में कैसे आ गए? इस पर वो लड़का बोलता है, मैं बरसों से इसी गुड़िया के अंदर कैद था। बहुत दिनों से अपने दोस्तों के लिए छटपटा रहा था, उनसे मिलना चाहता था। क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो, है ना? कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? वह छोटी बच्ची उस लड़के की बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो उसी के साथ खेलने लगती है। वो घंटों अकेले कमरे में रहती, पर इस पर उसकी माँ भी खुश थी कि अकेलेपन से चिड़चिड़ा के वो उन्हें परेशान नहीं कर रही। माँ बच्ची को आवाज देती है, बेटा खाना खाने का समय हो गया है, कब तक अकेली खेलती रहेगी? आ जा यहाँ पे। बच्ची बोलती है, नहीं माँ, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, मुझे परेशान मत करो। बच्ची की बात सुन के माँ बहुत परेशान सी होती है कि उसके कमरे से तरफ जाती है और फिर वहां पे उसे सुनाई देता है कि वहां तो दो लोगों की आवाजें आ रही है। माँ आवाज सुन के सोचती है, घर पे तो कोई भी नहीं आया और गुड़िया तो अकेले खेल रही थी, ये कमरे में किसकी आवाजें आ रही है? वो दबे पांव कमरे में दाखिल होती है। वहां उसे कुछ नजर नहीं आता। हाँ, टीवी जरूर चल रहा था, मगर अपने दोस्त के अचानक से चले जाने से वो बच्ची माँ पे ही नाराज होती है और बोलती है, मम्मी मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना, फिर आप क्यों आई? जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है और ना ही खाना खाना है। लेकिन इतना ही बोलते ही बच्चे का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है और आंखें बिल्कुल लाल। वो इतनी आसानी से मम्मी को कमरे से बाहर धकेल के कर देती है, मानो जैसे उस बच्ची में उसकी माँ से भी बहुत ज्यादा ताकत हो। उसकी माँ हैरान हो जाती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, अब वो क्या करे। वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगती हैं, मगर ऐसे लग रहा था कि आज उनका इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। रात के 1 बज गए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। अपने पति को फोन करती हुई शिल्पी यानी उस बच्ची की माँ कहती है, मोहन कहाँ हो तुम? आज मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और अभी तक तुम नहीं आए। 2-3 बार से मोहन को फोन लगा रही थी, पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने ऑफिस में फोन किया तो वहां से पता चला कि मोहन तो ऑफिस से बहुत देर पहले ही निकल चुका है। शिल्पी परेशान हो जाती है, एक तरफ गुड़िया और दूसरी तरफ ये मोहन। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
एक बार और जाके कमरे में देखती हूँ। और जैसे ही शिल्पी अपनी बच्ची गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है तो कमरे की दीवारें जैसे हिल रही हो और दीवारों में दरारें आ गई और उन दरारों से भी खून बहने लगा। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई, जैसे उनके पाँव जम गए हों। एक ही जगह पे वो खड़ी रह गई। पर अभी शिल्पी को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। वो धीरे धीरे कोशिश करके कमरे की तरफ बढ़ने लगी और बेटी को आवाज़ देते हुए बोलती है, गुड़िया कहाँ हो बेटा, मेरे सामने आओ बेटा। बच्ची बोलती है, मम्मी मम्मी मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे। शिल्पी उस आवाज़ की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे तो उसकी सांसें ही अटक जाती है। उसकी छोटी सी बच्ची रेलिंग से उल्टा लटकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। शिल्पी इससे पहले कुछ समझ पाती तभी दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग के दरवाजे की तरफ पहुंची। सामने उसके पति मोहन खड़े थे। शिल्पी बोलती है, मोहन कहाँ थे तुम? आज तुम्हें आने में कितनी देर हो गई, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अरे मुझे घर में तो आने दो, सब बताता हूँ, फिर इतनी घबराई हुई क्यों हो? मोहन को अपने सामने खड़ा देख शिल्पी का सब्र जवाब दे गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिल्पी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। उसने एक ही सांस में सारी कहानी एक ही बार में मोहन को बता दी। मोहन ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी गुड़िया के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हुए गुड़िया के कमरे की तरफ भाग के गया तो गुड़िया दीवार की तरफ उल्टा घूम के मुंह छुपा के खड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए जैसे ही मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने अपनी गर्दन घुमा दी, पर शरीर उसका उसी तरफ था और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मोहन ये देख के बहुत डर गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावना ये था कि उसने घर के पालतू तोते को कच्चा चबा लिया था। बच्ची बोलती है, पापा पापा आप आ गए, और कहते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। मोहन डर से शिल्पी के साथ उस कमरे से बाहर भाग जाता है और कमरे को बाहर से ही लॉक कर देता है। दोनों हॉल में आ जाते हैं। मोहन कहता है, शिल्पी जो हमने कुछ देखा वो सच है या सपना? मुझे सच इस पे यकीन नहीं हो रहा। शिल्पी कहती है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमें जल्दी से किसी को ढूंढना होगा। हमें इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। हमारी बेटी के साथ मोहन, अब तो हमें गुरु माँ ही समस्या से बाहर निकाल सकती हैं। हाँ, कल कल सुबह ही मैं गुरु माँ को फ़ोन लगा दूंगा। बस आज की रात किसी तरह से निकल जाए। जैसे तैसे वो लोग रात कमरे के बाहर ही बिताते हैं। सुबह होती है। मोहन सबसे पहले गुरु माँ को फ़ोन लगाता है। गुरु माँ घर की हालत देखकर पूजा की तैयारी शुरू कर देती है, मगर हर बार पूजा विफल होती जाती है। मोहन परेशान सा गुरु माँ से कहता है, गुरु माँ अब हम लोग क्या करेंगे? गुरु माँ के चेहरे पे भी चिंता की लकीरें आ गई। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। उसी समय गुड़िया वहाँ पे आ जाती है जो हवा में थी। गुड़िया कभी हंसती, कभी गहरी सोच में पड़ जाती। कभी गुड़िया को एक परछाई दिखाई देती है और वो सामने से आती बोलती है, मैंने कहा था ना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर तू तो मेरी बात मानती ही नहीं है। अब चली जा यहाँ से और इन दोनों को भी लेकर जा। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ खुश हूँ। चली जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते ही उसने अपना हाथ ऊपर किया और मोहन और शिल्पी को भी जैसे हवा में ही लटका दिया और उस बच्ची के मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। गुरु माँ, मुझे समझ में आ गया, तू इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। मैं तो 100 सालों से भटक रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोगों को जिंदा खा जाता हूँ, पर इस बच्ची के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिंदा है तो क्योंकि मैं चाहता हूँ और तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे, तो चले जाओ सब यहाँ से। उसकी बातें सुन के मोहन और शिल्पी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहन कहता है, गुरु माँ कुछ कीजिए। गुरु माँ उस बच्ची के बालों को बहुत मुश्किल से काटती है और वो जो खिलौना गुरु माँ के हाथ में था उसके शरीर पे बांध देती है बालों को, और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस गुड़िया के ऊपर जो खिलौना था उसके ऊपर नींबू का रस और सिंदूर डालती है। फिर उसे जलाने लगती है। वो खिलौना जो तांत्रिक ने उस बच्ची को दिया था। परछाई बोलती है, उसे मत जलाओ, वो मेरा ठिकाना है। कहते हुए गुस्से में वो अपना हाथ नीचे पटकता है, पर हवा में लटके हुए मोहन और शिल्पी दोनों नीचे पटका जाते हैं। परछाई पूरे घर के सामानों को उठा पटक कर दे रही थी। जैसे जैसे वो जल रहा था सामान खिलौना, उस बच्ची के शरीर में भी कष्ट हो रहा था। वह बच्ची भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन तभी थोड़ी दूर में वो परछाई जो अभी पूरे घर में तांडव दिखा रही थी वो एक काले धुएं में बदल गई। गुरु माँ ने उस धुएं को एक मटके के अंदर भर दिया और फिर उसे लाल कपड़े से बांध दिया। गुरु माँ कहती हैं, बरसों से भटकती हुई इस आत्मा की मुक्ति के लिए ईश्वर ने हम लोगों को जरिया बनाया है। मुश्किलों से मैंने इसे मटके के अंदर कैद किया है। मैं तुरंत ही बनारस जाती हूँ और उसकी मुक्ति के लिए पूजा करती हूँ। गुरु माँ के कहने से मोहन, शिल्पी और उनकी बिटिया तीनों मटकी को लेकर बनारस पहुँचते हैं।
वहाँ पे जाके उन्होंने मटकी का अंतिम संस्कार किया और श्राद्ध कर्म भी किया, ब्राह्मण भोजन कराया और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। गुरु माँ शिल्पी और मोहन से कहती है, किसी अपने का पिंडदान और मुक्ति की प्रार्थना से जो पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा किसी अनजान की मुक्ति की प्रार्थना और पिंडदान से मिलता है पुण्य। ईश्वर तुम लोगों के साथ हमेशा है, वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ऐसा ही कह के गुरु माँ शांति की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।